हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका नाम किसने दिया था, खोज किसने की है, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर क्या फंक्शन है, पूरा डिटेल से विद फिगर के साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ जो भी पॉइंट हम आज आपको बताएं उन सभी पॉइंट को नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना है। जो भी पॉइंट बताएंगे वो सभी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो सभी पॉइंट को नोटबुक में नोट डाउन करना है, और जिससे आप बाद में इन चीज़ों को एग्जाम टाइम अच्छे से रिवाइज कर सको। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर सभी पीडीएफ डली हुई है पहले से, जो 1 से लेकर 8 तक हमने जो भी वीडियो बनाई है सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। इसकी भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर जल्द ही डालने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है 1 से लेकर 8 तक, तो वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, वहाँ पर इन वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे आपका सेल बायोलॉजी का ये चैप्टर है अच्छे से क्लियर हो जाए। याद रखें, हम वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बेफालतू कोई भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना और अच्छे से तैयारी करो, जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन जरूर हो जाए। आप इन एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सूत्रकणिका क्या होती है। और एक क्लास हम आपके लिए न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। सुबह जो आपको मिलेगी उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही क्वेश्चंस आपको मिला करेंगे सुबह की नाश्ता की तरह। और उन पॉइंटों को, उन जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे या 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे या जो भी ट्रिक्स के साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चंस आपको उसमें मिला करेंगे। तो अब वो वीडियो आपके लिए जल्दी अपलोड होने वाली है, लेकिन आप लोग काम क्या करना है, इस चैनल को थोड़ा ग्रो कराइए, थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ सके और उनको भी फायदा हो सके। तो आशा करती हूँ आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो चलिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे सूत्रकणिका क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रिया। माइटोस प्लस कॉन्ड्रिया, तो माइटोस का मतलब होता है सूत्र और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण। तो ये जब दोनों शब्दों को आपस में मिलाया जाता है तभी इनको सूत्रकणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। सूत्र को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेड। क्या कहा जाता है? THREAD। तो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण, तो इसलिए इसे सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। अब ये कैसा कोशिकांग है, तो याद रखें ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी डबल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके ऊपर डबल झिल्ली पाई जाती है। कैसे? जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया तो इसकी कुछ इस प्रकार से दिखती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है, एक झिल्ली ये होती है और दूसरी झिल्ली उसमें ये होती है। ये जो बले जो मुड़े हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानना है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसमें जो मेम्ब्रेन जड़ी होती है वो डबल झिल्ली होती है। कैसी होती है? डबल झिल्ली। यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के, पूरा डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्या होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। तो देखो, ये इसके अलावा और एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु की दोनों कोशिका में पाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। पादप की कोशिका में भी होता है और जंतु की कोशिका में होता है। लेकिन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अलावा एक कोशिकांग और होता है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे लवक। जो लवक होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं, इनको भी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे 2 कोशिकांग हैं जिनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्यों कहा जाता है अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इसकी खोज किसने की है और इसका नाम किसने दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको जानना भी जरूरी है। तो जो भी पॉइंट बताए उनको सभी को नोटबुक में नोट डाउन करते चलना हमारे साथ साथ। सबसे पहले कॉलीकर ने कीटों की पेशियों में, कीटों की जो रेखित पेशियां होती है उन्होंने इसमें देखा था। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो देखा गया था वो कीटों की पेशियों में, कीटों की जो रेखित पेशियां होती जिसे हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, उसमें इन्होंने देखा था। वो भी किसने देखा था? कॉलीकर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने देखा था? कॉलीकर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सी बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो सी बेंडा ने दिया हुआ था। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तो किसी ने नाम दिया है, किसी ने देखा है, किसी ने उसकी खोज की है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो किसने दिया। तो नाम दिया था सी बेंडा ने। ये बाद में दिया होगा, पहले खोज हुई होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन, और साथ ही साथ में आपको कहीं का फ्लेमिंग का नाम भी मिलता है। अल्टमैन फ्लेमिंग और अल्टमैन फ्लेमिंग ने यानी रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। और कब की थी? तो 1890 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1890 में। आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो नाम है वो सी बेंडा ने दिया था और देखा सबसे पहले वो कॉलीकर ने देखा था। और इनको खोज किसने की थी? तो रिचर्ड अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने की हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं पादपों में सबसे पहले किसने देखा था। तो पादपों में देखा जाए तो पौधों में सबसे पहले निम्फिया नाम का पादप था, उसमें मिमस नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा हुआ था। पौधों में सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था वो निम्फिया नाम का पादप था और मिमस नाम के वैज्ञानिक ने देखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। लेकिन अब आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये नहीं पाया जाता तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा देना, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। तो वहां पर ऊर्जा कैसे मिलती है? तो ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा फिर दोबारा से रिवाइज करा दें। आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर मीसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीसोसोम पाए जाते हैं जो उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की समान मीसोसोम पाए जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा का काम कौन करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है। तो ऊर्जा जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ऊर्जा किससे मिलती है? तो वो मीसोसोम के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? मीसोसोम के द्वारा मिलती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसका शेप एंड साइज क्या है, इसका शेप किस प्रकार से होता है। तो ये छद्मनामा भी हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। छद्मनामा होती है, रॉड शेप हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है और गोलाकार भी हो सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो सभी में अलग अलग होती है। यदि आपकी संख्या की बात की जाए तो किसी में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, किसी में 500 होती है, किसी में 1500 होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, जो नंबर है, वो भी अलग अलग होते हैं। किसी में बताओ एक ही होगी, जैसे ईस्ट होता है तो ईस्ट में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो इसकी लंबाई 1 से लेकर 4 यानी 4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ये आपसे पूछी नहीं जा सकती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसकी लंबाई है वो 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है लगभग। बात करते हैं संरचना कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है इसका, और इसका रासायनिक संगठन क्या है, वो अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे चल के। ठीक है, रासायनिक संगठन भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिखा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिगर है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आप बाद में से देख सकते हो। वैसे भी आपके पास किताब होगी, बुक किसी न किसी की होगी, उसमें आपका ये चित्र बना होगा।
तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन होती है। ऊपर जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये बाहरी झिल्ली है इसकी, और जो अंदर इसकी जो झिल्ली आपको बले जो मुड़ी हुई झिल्ली दिखाई दे रही है, इस प्रकार से मुड़ी हुई है, इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये इसकी आंतरिक झिल्ली है। ये कौन सी झिल्ली है? आंतरिक झिल्ली है। और ये इसकी बाह्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? बाह्य झिल्ली। और ये इसके बले जो इसमें आपको जो बले मुड़े हुए दिखाई देते हैं, जो इनको क्रस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्टी, और हिंदी में इनको बले कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य भरा होता है, प्रोटीन जो द्रव्य भरा होता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। पॉइंट भी लिख के लाए हम इससे संबंधित, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाए जाते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ छोटे छोटे कण भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या किसका चित्र है? माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होता है। यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होता है। कहाँ पर होता है अभी हम आपको आगे बता रहे चल के, ठीक है। तो चलिए आगे आपको एक फिगर और दिखाते हैं जो इंग्लिश में है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो भी समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर एक और है, ये देखो राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाँ। और ये इसमें डीएनए भी पाया जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खुद का डीएनए होता है, जबकि डीएनए केवल कहाँ होता है? केंद्रक में होना चाहिए। जो कोशिका होती है उसका डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक में होना चाहिए। लेकिन केंद्रक के अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए होता है वो किस कोशिकांगों में पाया जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रियम सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे आपका लवक में भी पाया जाता है। लवक में भी डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। ये अपनी यानी इनमें विभाजन की क्षमता होती है, 1 से 2 अपने आप बनते रहते हैं, इन्हें केंद्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और लवक जो होता है उसमें भी डीएनए होता है और वो भी अपना विभाजन करता रहता है। तो इसलिए इनको यानी इस केंद्रक के जो गुण होने चाहिए वही गुण इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं और दोनों में ही क्या पाया जाता है? खुद का डीएनए पाया जाता है, जो किसमें होता है? केंद्रक में भी होता है। तो केंद्रक, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में ही डीएनए पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, ये बाहरी झिल्ली है और ये इसकी इनर झिल्ली है यानी अंदर वाली झिल्ली है। और जो जगह आपको ये खाली दिखाई दे रही है बाहरी झिल्ली और अंदर वाली झिल्ली के बीच में जो जगह खाली होती है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो जगह खाली डली है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसमें क्या होता है? क्रस्टी पाए जाते हैं, जो इसकी बले जो मुड़ी हुई सतह ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होते हैं? इसके बले होते हैं जिसे हम क्रस्टी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? एटीपी का संश्लेषण होता है। और क्रस्टी जो होते हैं उन्हीं पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? और ऑक्सीसोम यहीं पर एफओ कण होते हैं, पार्टिकल एफओ होते हैं, F1 होते हैं, यहाँ पर ये कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट से हम आपको बिल्कुल क्लियर कर दें। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। देखते हैं आगे पॉइंट। तो देखो आप जो भी पॉइंट बताएं वो सभी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर होने चाहिए आपकी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये 2 झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। इनकी बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन तथा जो बाहरी झिल्ली होती है वो चिकनी होती है। इनकी जो बाहरी झिल्ली आपको दिखाई दे रही है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। जबकि अंदर की जो कला होती है, जो इनर मेम्ब्रेन इनकी होती है, वो मुड़कर क्रस्टी, उनको क्रस्टी कहा जाता है। यानी अंदर की जो कला होती है उनको वो मुड़ जाती है और उनको मुड़ने के बाद जो संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहा जाता है? तो उस संरचना को क्रस्टी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रस्टी कहाँ पाए जाते हैं, क्रस्टी संरचना कहाँ पाई जाती है? तो वो जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन युक्त भरे तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन युक्त तरल जो पदार्थ भरा होता है, जो जीव द्रव्य भरा होता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना इन दोनों पॉइंटों को,
ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी अंदर की कला मुड़कर कौन सा रूप संरचना धारण करती है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्रस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो हम बात को बार बार क्यों दोहराते हैं कि आपको यहीं पर याद हो जाए, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं वो यहीं पर याद हो जाए, इसलिए हम हर बात को 2-3 बार दोहराते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें खुद का डीएनए होता है और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है और खुद का डीएनए होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। देखो प्रोटीन का भी संश्लेषण हो रहा है यहाँ पर और डीएनए भी पाया जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन्स कहा जाता है। ठीक है। तो डीएनए किस किस में पाया जाता है? केंद्रक में होता है, केंद्रक के अलावा लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। मैट्रिक्स जो होता है, इसका जो तरल पदार्थ भरा होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे क्रेब्स चक्र अभिक्रिया जो एटीपी अणु को बनाने में सहायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र जो अभिक्रिया होती है, ये आप श्वसन में पढ़ोगे जाके। वैसे तो आपको डिटेल में हम श्वसन चैप्टर में पढ़ाएंगे क्रेब्स चक्र कैसी अभिक्रिया होती है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेब्स चक्र अभिक्रिया कोशिका के अंदर कहाँ पर चलती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में चलती है। कहाँ पर अभिक्रिया ये जब संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया संपन्न होती है, जो किसको बनाने में सहायक है? जो एटीपी अणु को बनाने में सहायक है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो अणु होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको बनाने में सहायक होती है। कौन सी अभिक्रिया? क्रेब्स चक्र अभिक्रिया, जो श्वसन में सहायक है। ठीक है। क्रिस्टी में श्वसन की इलेक्ट्रॉन अभिगमन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलती है। क्रिस्टी के अंदर क्या होती है? जो क्रिस्टी संरचना उसमें पाई जाती है उसमें एक चेन और चलती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं, जो क्या करती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित करती है। ये चेन क्या करती है? जो एटीपी के रूप में क्या संचित करती है? ऊर्जा संचित करती है। और ये अभिक्रिया जो होती है वो कहाँ पर चेन चलती है? ये अभिक्रिया या चेन वो हमारी कहाँ पर चलती है? क्रिस्टी में चलती है। कहाँ पर चलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर ये चेन चलती है। कौन सी? इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करती है। और पूछा जाए क्रेब्स चक्र अभिक्रिया कहाँ चलती है, तो वो अभिक्रिया आपकी मैट्रिक्स में चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो द्रव्य भरा होता है उसमें ये अभिक्रिया चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने राइबोसोम कौन सा प्रकार का पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तभी आपको पता होगा, एक पॉइंट आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक जैसा माना जाता है, के समान होता है। तो इसी कारण होता है क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उन सभी में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने प्रकार का होता है? 70S प्रकार का, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक के समान ही माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक के समान किसमें माना जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। जो यूकैरियोटिक कोशिका आती है उनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान ही माना जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? 70S प्रकार का केवल राइबोसोम होता है और डीएनए के जो अणु होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है। तो अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर पता चल गई होगी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो आप इन सभी पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लें। बात करते हैं, क्रिस्टी की सतह पर अनेक सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी जो होता है उस पर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि क्रिस्टी की सतह पर जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको ऑक्सीसोम या F1 कण के नाम से जाना जाता है। एटीपी क्या होता है, तो एटीपी को हम कह सकते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा यानी कोशिका की मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। कोशिका को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की, तो इसका रासायनिक संगठन क्या है? सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन 65% लगभग होती है। फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, आरएनए होता है 0.5% और कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए तो प्रोटीन होती है, क्योंकि इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। किस पे एस प्रकार का? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और उसके बाद इसमें फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है, जो ऊर्जा में सहायक है ऊर्जा उत्पन्न करने में। और आरएनए होता है, कुछ अणु डीएनए के भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसके कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे प्रमुख कार्य है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल या पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये जनरली क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। जब ऑक्सीजन होता है हमारे अंदर तो ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर प्लांट या ऊर्जा शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर प्लांट के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के टाइम क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करता है, जो किसे मिलती है? कोशिका को मिलती है। कोशिका को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। सबसे प्रमुख कार्य इसका यही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है ये नई कोशिकाओं की वृद्धि तथा कोशिका गुणन में ये प्रोत्साहित करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नई कोशिकाओं की वृद्धि तथा कोशिका गुणन यानी सेल मल्टीप्लिकेशन को भी प्रोत्साहित करता है, उसे आगे बढ़ाता है। तो ये और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य हमने आपको पहले ही बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ कार्य क्या है। ये जो कार्य है उसका ऊर्जा प्रदान करना, वो भी किसके रूप में? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा प्रदान करता है वो एटीपी के रूप में करता है। किसके रूप में करता है? एटीपी के रूप में। तो ये पॉइंट थे आज के हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी पॉइंट आपके समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ देखा गया था? तीसरा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेब्स चक्र अभिक्रिया है वो कहाँ पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र अभिक्रिया कहाँ पर चलती है? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे पहले आंसर कौन देता है। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। और आगे सूत्रकणिका के बाद हम आपको लवक या प्लास्टिड के बारे में बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से मेहनत करेंगे आपके साथ। आप हमारे साथ कीजिए मेहनत, हम आपके साथ कर रहे हैं तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी। आपको 2021 में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।